हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। तालिबान के अल्टीमेटम से पहले ही अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है। रात करीब 12 बजे काबुल एयरपोर्ट से सेना का आखिरी दल रवाना हुआ। इसके साथ ही अमेरिकी सेना के यहां 20 साल चले संघर्ष का अंत हुआ है। इधर अमेरिकी सेना की विदाई हुई और उधर तालिबान ने अफगानिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया। तालिबान ने कहा कि इस जंग में हमारी जीत हुई है। यह घुसपैठियों के लिए एक सबक है। अफगानिस्तान पर दूसरी बार काबिज होने के बाद तालिबान ने ऐलान किया है कि लोगों को उनसे डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक वीडियो ने उनकी कथनी करनी की पोल खोल दी। इसके साथ ही तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास स्टानकज़ई ने भारत को एक महत्वपूर्ण देश बताते हुए उसके साथ व्यापक आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों की इच्छा जताई है। अफगानिस्तान पर दूसरी बार काबिज होने के बाद तालिबान ने ऐलान किया कि लोगों को उनसे डरने की जरूरत नहीं है। तालिबानियों ने कहा कि वो अफगानियों की सुरक्षा करेंगे। क्या वाकई तालिबान का हृदय परिवर्तन हो गया है? क्या तालिबान लोगों को अपनी बंदूक के दम पर नहीं डराएगा? तालिबान की कथनी करनी में कितना फर्क है, उसका अंदाजा एक वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है। इस वीडियो को देखकर पता चल जाएगा कि अफगानिस्तान में आजादी के क्या मायने हैं। तालिबान का गणतंत्र फिर हुआ बेनकाब। हाथों में AK-47 और जुबान पर शांति राग। مینا مساعد سودیه ته سیمو د خلکو خدمت وکړو لکه څنګه چې ژمنه کړې وه وعدې هم کړې وې خلکو ته هغسې خدمت وړاندې کړی شو। अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद तालिबान ने बार बार दावा किया था कि उनके राज में पहले की तरह हिंसा और जुल्म सितम नहीं होगा। तालिबान ने देश छोड़कर जाने पर आमादा लोगों को सुरक्षा की गारंटी दी थी, लेकिन दहशतगर्दी और खूनी जिहाद को अपना दीन मानने वाले तालिबान जितनी पहले थी। यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देखिए जो तालिबान के जुल्मों के नए कीर्तिमान की तस्दीक करता है। ये अफगानिस्तान के एक न्यूज चैनल का स्टूडियो है जिसमें एंकर के सामने तालिबान का एक नेता बैठा है और पीछे एक दो नहीं बल्कि 7-7 हथियार बंद आतंकी खड़े हैं। हाथों में AK-47 लिए ये तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान में मीडिया की आजादी के दावों की पोल खोल रहे हैं। सरकार बनाने से पहले तालिबान अपने रक्त चरित्र का परिचय दे रहे हैं। इस वीडियो में आतंकियों की बंदूकें न्यूज एंकर की पीठ पर तनी है और एंकर कैमरे की तरफ मुखातिब होकर दर्शकों से कह रहा है, डरो मत। इस्लामिक अमीरात में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। स्टूडियो में एंकर अशरफ गनी सरकार के बारे में बात कर रहा है। एंकर बता रहा है कि इस्लामिक अमीरात का कहना है कि अफगानों को उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि न्यूज एंकर के पीछे खड़े हथियार बंद आतंकी उसके हर शब्द को न केवल ध्यान से सुनते बल्कि नजर रखते भी दिख रहे हैं। इस इंटरव्यू के वक्त एंकर स्टूडियो में बैठे तालिबानी नेता से सवाल तो करता नजर आता है, लेकिन उससे आंखें नहीं मिला पाता। एंकर के सवाल के जवाब में तालिबानी आतंकी एक लिखा लिखाया बयान पढ़ता दिखता है जिसमें अफगानिस्तान, अमेरिका और जिहाद का जिक्र है। چې د دنیا جابر ځواک امریکا متحدینو وطن اشغال کړی وو، د وحشت فضا ایجاد کړی و، نو مجاهد ورس تر هغه په مقابل کې جهاد وکړو، پر اتک سره پیمانه کړو، مات سره مخ। बंदूक के साए में हो रही पत्रकारिता तालिबान की सरकार बनने से पहले ही आने वाले दिनों में मीडिया की दिशा और दशा बताने लगी। कभी तुलु न्यूज के पत्रकार जियार याद की सरेआम पिटाई की जाती है, कभी जर्मनी के एक चैनल के लिए काम करने वाले रिपोर्टर के परिवार के एक सदस्य की हत्या कर दी जाती है, कभी सरकारी सूचना मीडिया केंद्र के निदेशक दावा खान मीनापाल नाम के शख्स को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो कभी महिला पत्रकारों को काम करने से रोकने के साथ उन्हें पाबंदियों की जंजीरों में कैद करने की कोशिश की जाती है। It is going to be really bad.
they are trying to kill the media. Slowly, I think that the Taliban will completely close down the media completely, and they will also cut internet completely, and they will be probably another North Korea for this region. इसमें दो राय नहीं कि तालिबान मीडिया को तबाह कर देना चाहते हैं। मुल्ला बरादर अफगानिस्तान को दूसरा उत्तर कोरिया बना देना चाहता है। तालिबान अफगानिस्तान को ऐसे मुल्क की शक्ल देना चाहते हैं जहां अधिकारों की आवाज दहशत की बूटों तले रौंद दी जाती है और दुनिया को कानों कान खबर तक नहीं होती, जहां जुल्मों से सताए लोगों की चीख पुकार बंदिशों की दीवारों के पीछे घुट घुट कर दम तोड़ देती है और दुनिया को लगता है कि सब कुछ ठीक है। उत्तर कोरिया जैसा ही हाल अफगानिस्तान के लोगों का होने वाला है। ये जो इंटरव्यू जिसका जिक्र हो रहा है, जिसके अंदर एंकर बात कर रहा है और उसके पीछे तालिबानी बंदूक लेकर खड़े हुए हैं, बैकग्राउंड बना रहे हैं, उससे ये संकेत है, ये स्पष्ट मैसेज है आवाम को कि ये अब आगे आने वाले समय में ये जो एंकर हैं ये वो बोलेंगे जो हम इनसे बुलवाएंगे और बात वो होगी जो तालिबान कहेगा। तालिबान अफगानिस्तान की मीडिया को कैद करके रखना चाहते हैं, खास तौर पर महिला पत्रकारों को अपना पेशा छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक महिलाओं को समान हक देने का वादा करने वाले तालिबानियों ने सरकारी टीवी चैनल की एंकर खादिजा अमीन को बर्खास्त कर दिया है। उनकी जगह एक पुरुष तालिबानी एंकर को बिठाया गया है। एक दूसरी महिला एंकर शबनम दावरान को भी काम करने से रोक दिया गया है। कुछ दिनों पहले शबनम दावरान ने आरोप लगाया था कि हिजाब पहनने और आईडी कार्ड लाने के बावजूद भी उन्हें ऑफिस में घुसने नहीं दिया गया, जबकि तालिबान प्रवक्ता का इंटरव्यू लेने वाली 24 साल की महिला पत्रकार बेहस्ता अरघंट को देश छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने बताया है कि वो तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़कर जाने को मजबूर हुई। तालिबान को भी पता है कि वो 5 वक्त की नमाज अदा करके और कुरान को हाफिज करके देश नहीं चला सकते, क्योंकि देश तालिबान के शासन में मीडिया और महिलाओं के हक को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हुए थे। तालिबान के नेताओं ने काबुल वापसी के बाद इन दोनों मुद्दों पर देश और दुनिया को भरोसा भी दिया था। तालिबान ने दावा किया था कि वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए शरिया कानून के तहत सबको हक देंगे, लेकिन हर बीतते दिन के साथ तालिबान के चेहरे से नकाब हटता जा रहा है। हालांकि मीडिया अब भी अपना काम कर रहा है, अफगानिस्तान में भूख और प्यास से बिलखते मजबूर लोगों की तस्वीरें भेज रहा है। ओसामा बिन लादेन के सिक्योरिटी इंचार्ज अमीन उल हक के नंगरहार लौटने का वीडियो पूरी दुनिया को दिखा रहा है। खूनी जिहाद का चेहरा बन चुके तालिबान के लिए पाकिस्तान जमकर बैटिंग कर रहा है। इमरान खान की सरकार तालिबानी सरकार को मान्यता दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया है। तालिबान ने पाकिस्तान के लिए आतंक का पर्याय बन चुके टीटीपी को काबू करने से इनकार कर दिया। तालिबान ने साफ कर दिया कि टीटीपी का मसला पाकिस्तान को खुद निपटाना चाहिए। तालिबान के इस रुख के झटके से पाकिस्तान उबर भी नहीं पाया था कि तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानिकज़ई ने भारत को एक महत्वपूर्ण देश बताते हुए उसके साथ व्यापक आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों की इच्छा जताई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या तालिबानी पाकिस्तान से पिंड छुड़ाना चाहते हैं या फिर वो ये सब कुछ भारत से मान्यता लेने के लिए कर रहा है। मुश्किल वक्त से माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र करता हूँ हमारा मुल्क मिल गया। دغه کالج دغه سکول دغه د برتانیې دغه د امریکې درخم برخم کول غواړو، دغه نظام ختمول غواړو۔ अफगानिस्तान में तालिबान राज की स्थापना के लिए पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। पाकिस्तान परस्त आतंकियों और वहां की सेना ने तालिबान के दहशतगर्दों से कंधे से कंधा मिलाकर काम किया।
पाकिस्तान ने तालिबान को हथियार और पैसे तक मुहैया कराए। पाकिस्तान ने अफगान आर्मी के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ा और जब तालिबान सत्ता में आए तो इमरान खान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। इमरान खान अफगानिस्तान में दूसरी बार तालिबान राज से खुश इसलिए थे क्योंकि उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि तालिबान पाकिस्तान की हक में बात करेंगे। इमरान खान को उम्मीद थी कि तालिबान पाकिस्तान के लिए कश्मीर में जंग लड़ेंगे और तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर लगाम लगाएंगे। लेकिन इमरान खान का सुंदर सपना टूट गया। पहले तो तालिबान ने यह साफ किया कि वो कश्मीर के खूनी जिहाद के भागीदार नहीं बनेंगे और अब पाकिस्तान को अपना दूसरा घर बताने वाले तालिबान ने ऐलान कर दिया कि वो टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जिहाद से नहीं रोकेंगे। दूसरा ये कि आप उनको पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ जंग से रोकने का कहें, तो इस बात का कोई इम्कान है कि आपके अमीरुल मोमिनीन की तरफ से टीटीपी को कहा जाए कि वो पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग ना करे, क्योंकि अब तो अमरीकी भी नहीं रहे जिसकी बुनियाद पे उन्होंने पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ जंग छेड़ी थी। دا خو یو لوی بحث د زه فکر کوم دا به ډېر تر دې پورې اړه ولري دا پاکستاني ستونزه ده او پاکستاني ملت، پاکستاني علما، پاکستاني دینی حلقې او دینی مراکز او باید په دې مورد باندې تصمیم ونیسي، ځکه دا قضیه د موږ نه ده، د افغانستان پورې ډېر اړه نه لري، پاکستان پورې اړه لري. پاکستان باید داسې یو میکانیزم ته جوړ کړي چې د جواز او نه جواز لپاره دغه کالج، دغه اسکول، دغه د برطانیې، دغه د امریکې درخم برخم तहरीक तालिबान यानी पाकिस्तान तालिबान की स्थापना दिसंबर 2007 में 13 चरमपंथी गुटों ने मिलकर की थी। टीटीपी का मकसद पाकिस्तान में शरिया पर आधारित एक कट्टरपंथी इस्लामी शासन कायम करना है और सबको पता है कि टीटीपी के अफगान तालिबान से गहरे रिश्ते हैं। ऐसे में पहले से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि तालिबान टीटीपी के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन नहीं करेंगे। हालांकि इमरान खान के वजीर लगातार तालिबान को टीटीपी से बात करने और उसके आतंकियों को पाकिस्तान में दहशत फैलाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। कि पाकिस्तान में से टीटीपी के फ़कीर मोहम्मद और कुछ लोगों को वहाँ से राय मिली है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का पूरा राब्ता है और वहाँ की मुतलका कुव्वतों को कहा गया है कि ये पाकिस्तान के जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की, अफ़गानिस्तान की मौजूदा तालिबान ने यकीन दिलाया है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी सूरत में भी टीटीपी को इस्तेमाल करने के। जाहिर है पाकिस्तान को जोर का झटका बहुत धीरे से लगा है। पाकिस्तान तालिबान के जरिए दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब अपने ही बुने जाल में फंसता नजर आ रहा है। सारे सूबों में पाकिस्तान में लोगों का खून बहाने वाले टीटीपी को तालिबान कंट्रोल नहीं करेगा और बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान का भी वही हाल हो जो अफगानिस्तान का हुआ। हालांकि इमरान खान की सरकार ने अब भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। तालिबान से दोस्ती मजबूत करने, उनकी खुशामद करने और भारत के खिलाफ उनका इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी इन दिनों कई देशों, खासकर अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान तालिबान की सरकार को दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों से मान्यता दिलाकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान तालिबान से नजदीकी रिश्ते बनाना चाहता है ताकि वो उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। लेकिन तालिबान के टॉप लीडर शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकज़ई ने साफ कर दिया है कि भारत उपमहाद्वीप के लिए बहुत मायने रखता है और तालिबान पहले की ही तरह भारत के साथ सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक रिश्ते बरकरार रखना चाहेंगे। There is a fear that the Taliban may be hostile to India and that they may team up with Pakistan and target us, that is India. How do you see this assessment? Is this correct or false? You see, one is media. What comes in the media, most of them, they are false. They are wrong. There is no such statement or any indication from our side. We want good relation with all our neighbors and the countries of the region.
दरअसल तालिबान भारत से मान्यता प्राप्त करने के लिए बेकरार हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि भारत ने एक बार तालिबान को मान्यता दे दी तो कम से कम 20 से 30 देश उन्हें मान्यता दे देंगे। दूसरी बात यह भी है कि भारत की मान्यता देने के बाद इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड लेने में भी तालिबान को आसानी होगी। इंटरनेशनल कमेटी से मान्यता मिलने पर इकोनॉमिक एड मिलना शुरू हो जाएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से उनको मदद मिलने में आसानी हो जाएगी। यही नहीं, तालिबान का स्ट्रक्चर ग्लोबल हो जाएगा। पाकिस्तान के लाख कोशिश करने के बावजूद तालिबान भारत के लिए अभी भी अच्छी स्टेटमेंट दे रहा है, अच्छे रिलेशंस की बात कर रहा है, भारत के साथ सामान्य रिलेशन रखना चाह रहा है, पुराने रिलेशंस रखने चाहने की बात कर रहा है। पाकिस्तान को पसंद नहीं आएगा, ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता है कि तालिबान को अपनी देश की इस मजबूरी के बारे में पूरा पता है कि अगर अफ़गानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में, एजुकेशनल सिस्टम में, रोड सिस्टम्स के लिए, बिजनेस के लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा फायदा देगा तो वो है इंडिया। अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तेजी से करवट लेती नजर आ रही है। सरकार गठन से पहले तालिबान का रुख भी बदलता दिख रहा है। लिहाजा भारत फिलहाल अफगानिस्तान के मुद्दे पर वेट एंड वॉच पॉलिसी अपना रहा है। पश्चिमी देशों के तालिबान को लेकर रवैये और तालिबान का भारत के प्रति रुख कैसे बदलता है, इस पर नजर रखी जा रही है। तालिबान के टॉप कमांडर ने भारत से सभी तरह के रिश्ते बहाल करने की पहल जरूर की है, लेकिन हिंदुस्तान बदलते हालात पर नजर बनाए रखने के साथ ठोस रणनीति तैयार करने पर काम कर रहा है। तालिबान का लगभग पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा हो गया है, लेकिन एक इलाका ऐसा है जहां तालिबान लाख कोशिशों के बावजूद घुस नहीं पाया है, और वो इलाका है पंजशीर का। जिस संगठन की वजह से तालिबानी पंजशीर इलाके में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, उस संगठन का नाम है नेशनल रेसिस्ट फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान, जिसे एनआरएफ के नाम से जाना जाता है। इस संगठन का दावा है कि लड़ाई अकेले पंजशीर की नहीं बल्कि पूरे अफगानिस्तान के लिए है। न्यूज 18 के जावेद मंसूरी ने इसी संगठन के प्रवक्ता फहीम दश्ती से खास बातचीत की। काबुल से महज 150 किलोमीटर दूर पंजशीर नदी के किनारे बसा पंजशीर का यही वो इलाका है जो उस तालिबान की आंख में चुभने लगा है जिसने अपने बंदूक के दम पर पूरे अफगानिस्तान पर अपना परचम फहरा दिया। पंजशीर के अभेद किले की कमान शेर पंजशीर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद कर रहे हैं। पंजशीर में अहमद मसूद के अलावा अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह, अशरफ गनी सरकार में अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी और देश नहीं छोड़ने वाले पूर्व सैन्य प्रमुख भी शामिल हैं। उसी पंजशीर गढ़ में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान नाम का गुट भी शामिल है, जिससे तालिबान वाकई खौफ खाता है। इस गुट के लड़ाके दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देने का हुनर जानते हैं। उसी एनआरएफ के प्रवक्ता हैं फहीम दश्ती। न्यूज 18 के जावेद मंसूरी ने फहीम दश्ती से लंबी बातचीत की और अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के साथ साथ तालिबान के साथ उनकी बातचीत के बारे में विस्तार से चर्चा की। अभी क्या ताज़ा हालात हैं पंजशीर के, क्योंकि आप लगातार मुकाबला कर रहे हैं तालिबान का? Thanks for having me. In fact, there was no any clash so far. Taliban did not attempted to break the war, and we are not willing to break the war. Our intention is to give a chance for negotiation, peace. अफगानिस्तान में सरकार बनाने की कोशिशों के बीच सरकार में अपनी और तालिबान की भूमिका पर फहीम दश्ती ने स्थिति साफ कर दी। सर, आर यू निगोशिएटिंग विद तालिबान एज यू सेड? हम ये जानना चाहेंगे कि अभी क्या बातचीत हुई है, आप लोगों की बातचीत हो चुकी है, या अगर हुई है तो कितने दौर की बातचीत हुई है और किन शर्तों के साथ बातचीत हो रही है? From the first days that Taliban captured Kabul, we were receiving direct and indirect messages, and after a few days they have sent a delegation to negotiate here with the leaders of the National Resistance Front of Afghanistan. And then 3 days ago, a delegation from our side was going to a neighboring province of Panjshir. We call it Parwan province, and the negotiations happened there.
and after that another delegation of Taliban came to Panjshir. So the negotiation is going on. I cannot go to the details. This is not the time to talk about the details. But there is no conditions from our side. There is a vision that I have already explained to you. We are entered the negotiations based on that vision. लेकिन काबुल हमले के बाद पैदा हुए हालात पर रोशनी डालते हुए फहीम दश्ती ने एक बात साफ कर दी कि आखिर क्यों तालिबान पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। एंड सर, अब जिस तरह के काबुल में हालात बने हैं, अभी हमने देखा रिसेंटली काबुल एयरपोर्ट पर एक बड़ा अटैक भी हुआ, टेररिस्ट अटैक, तो आप क्या मानते हैं ये किस तरह से ISIS खुरासान ने इसकी जिम्मेदारी ली है? तो क्या कहाँ चूक हुई है? तालिबान कह रहा था कि वो लगातार सुरक्षा देगा, लेकिन 200 के करीब लोग वहां पर मौत हुई है। इस पर क्या कहना है आपका? I think that will raise two big questions. First, Taliban have promised to bring security for all the people of Afghanistan, and they have failed. And there were attacks, and lots of people of Afghanistan have been killed, and lots of others have been wounded. So that shows that this is the failure of Taliban to bring security. From other hand, Taliban has promised to the United States and its allies that they will not let any terrorist groups to make any operation against the interests of US and its allies. So the question is, if Taliban cannot prevent their activities inside Kabul, around the airport of Kabul, which is one of the most secure places in Kabul. जाहिर है अफगानिस्तान में किसी भी सूरत में अब तालिबान का एक छत्र राज्य नहीं होने वाला। फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।